सभी को मेरा प्रणाम। बच्चों, आज इस कथन से मैं इस वीडियो का आरंभ कर रही हूँ कि आज मेहनत करने से हटो नहीं। आज मेहनत करने से हटो नहीं, क्योंकि कुछ महीनों की मेहनत जिंदगी भर आपको आराम दिलाएगी। कुछ महीनों की मेहनत जिंदगी भर आपको आराम दिलाएगी। तो इस बात पर यकीन मानिए और मेहनत करने से बिल्कुल कतराइए मत। मेहनत कीजिए, चाहे जीवन के किसी भी फेज में, जीवन के किसी भी मोड़ पर मेहनत करने से कभी मत कतराइए। मेहनत हमेशा रंग लाती है। एक और कोट के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ कि बीते हुए बुरे वक्त पर अफसोस करने की बजाय आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सेमेस्टर 1 में हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि आप मैसेज करते हैं मुझे, मैम सेमेस्टर 1 मेरा इतना अच्छा नहीं गया, मार्क्स ऐसे कट गए वैसे कट रहे। तो वो बीत गया है। जो बीत गया सो बात गई। बीते कल पर कोई रोता है तो उसको आप सुधार नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है उसको आप जरूर सुधार सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रयासरत रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कभी भी आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी हार नहीं होगी आप। तो इसी से आगे बढ़ते हैं हम। और अब जिस विषय पर मैं आ रही हूँ वो है, कुछ ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम और अच्छे अंक हिंदी में प्राप्त कर सके। आप सोचते होंगे कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी मुझे जो 80 मार्क का जो पेपर है उसमें मुझे 70 से ऊपर नहीं मिल पा रहा है, 65 से ऊपर नहीं मिल पा रहा है, 71 से ऊपर नहीं मिल पा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? तो इन्हीं सब कुछ बातों पर मैं आज चर्चा करूंगी कि हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन हिंदी राइटिंग। जब आप हिंदी लिखते हैं तो कुछ जो जनरल गलतियां करते हैं, जो सामान्य गलतियों को करते हैं आप, उसको सुधारना है हमें। जैसे ग और घ में क्या अंतर है, च और छ में क्या अंतर है, ज और झ में क्या अंतर है। तो आप इस अंतर को महसूस कीजिए। उसके बाद जब आप इस अंतर को महसूस करेंगे तो उसमें सुधार करेंगे। सुधार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे, मतलब अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। तो दूसरा जो आज विषय जिस पर मैं बात करूंगी वो है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन हिंदी। और तीसरा है फ्यू कॉमन मिस्टेक्स इन हिंदी। तो पहला और तीसरा ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं मिला जुला कर ही चर्चा करूंगी इन दोनों विषयों पर। तो ये एग्जाम अलर्ट के रूप में आप इसे मानिए, और ये एग्जाम अलर्ट का मेरा पहला भाग है। तो ऐसे ही अन्य एग्जाम अलर्ट्स के बारे में आपको अलर्ट मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहली जो बात है वो है ग और घ में अंतर। जैसे गुस्सा, मुझे गुस्सा आया, मैं बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन चूंकि आप ग को घ लिखते हैं और घ को घ लिखते हैं, इसीलिए गुस्सा और गुस्सा का अंतर आपको नहीं पता। दूसरी बात है कि मैंने उसे घूंसा मारा, उसने उसे घूंसा मारा, तो वो घूंसा और ये गुस्सा में अंतर है। समझिए, घूंसा पंच, और यहाँ पर आपने गुस्सा को गुस्सा लिखा है। तो ग और घ का अंतर समझना जरूरी है। अब कैसे समझेंगे इस अंतर को? तो ग और घ के 5-5 शब्दों को लिखिए घर पर बैठ करके और उसका प्रयास कीजिए। जैसे सजग, सजग, गहराई, गहराई, ओके। कागज, कागज भी कहते हैं और कागज भी कहते हैं, दोनों करेक्ट है। कागज, सजग, गहराई, कागज, कागज नहीं कागज। तो इस तरह से ये ग के मैंने 3 शब्द लिखे। वैसे ही आप इन तीनों के अलावे और भी शब्दों का अभी समय है आपके पास कि आप अभ्यास कर सकते हो और सुधार ला सकते हैं। समय बच्चों बर्बाद मत करो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, पढ़ाई से जुड़े रहो। उसके बाद है घ। जब आपने ग की से शब्द बना लिया तब घ से बनाओ। तो जैसे घ से घरेलू, घरेलू, घड़ी, कंघी, कंघी। तो ये घ है। कभी कभी आप में ग और ध बोलने में भी अलग है, लिखने में भी अलग है। लिखने में मतलब से थोड़ा मतलब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा एक जैसे हैं, पर बोलने में और उच्चारण में तो बहुत ही अलग है। तो ये है ध। ध में हम सर्कल करते हुए नीचे आते हैं, और ये है
घ, तो घ से घर और ध से धक्का। धक्का, धक्का मारते हो ना दोस्तों को, खेलते हुए धक्का मारते हो, मैदान में धक्का मारते हैं आप, तो ध से धक्का। तो ये हुई हमारी घ और ग की बात, और बीच में हमने ध की भी बात की, तो इसके बारे में बात हो गई। अब है पढ़ाई। अब आप क्या करते हैं, पढ़ाई आपको लिखना, मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी। ये ढ़ और ये है ड़। तो चलिए हम लोग ड़ और अढ़ के कुछ शब्दों को हम लिखते हैं। तो ड़ में पढ़ना, मैं गली से गुजर रहा था और किसी ने ऊपर से पानी फेंका और मुझ पर पानी पड़ गया। ठीक है, पानी पड़ना। पिचकारी से किसी ने रंग फेंका और वो रंग मुझ पर पड़ गया, पड़ना। मैं इस समस्या में पड़ गया, मैं इस पचड़े में पड़ गया, पता नहीं कैसे, इस झगड़े में मैं पड़ गया, मैं नहीं था इस झगड़े में, पर पड़ गया, पढ़ना। फिर है ये है पढ़ना, पढ़ना। उस तरह से च अढ़ ना, उच्चारण सुनिए, चढ़ना। अब चढ़ना तो कोई शब्द है ही नहीं, पढ़ना तो फिर भी शब्द है, चढ़ना कोई शब्द है ही नहीं। ड़ से अगर मैं आपको शब्द बताऊं तो वो है सड़क, सड़क, घोड़ा, सड़ना। मैं शर्म से धरती में गड़ गई, गड़ना। ये सब ड़ के, ड़ वर्ण जो है, ड़ अक्षर जो है उसके शब्द है। और ये है अढ़ के, पढ़ना, चढ़ना। सीढ़ी, ये भी हम इधर लिखेंगे, सीढ़ी। ठीक है, अब सीढ़ी है और ये है साड़ी, साड़ी मम्मी पहनती हैं। सीढ़ी पर साड़ी पहनकर नहीं चढ़े जा सकती, नहीं चढ़ने को होता है, गिर सकते हैं, क्योंकि साड़ी वो पाँव के अंदर फंसती है। सीढ़ी, साड़ी, समझिए इस अंतर को आप। चलिए, ये पढ़ाई ड़ और ढ का भी अंतर हमने समझा। अब इसके बाद जो तीसरा शब्द है वो है बहुत। मुझे बहुत गुस्सा आया या बहुत गुस्सा आया, क्या होगा, बहुत या बहुत। तो एक बार इस अंतर को भी हम समझते हैं। ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, आपके अपने परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो भ और ब का अंतर, बहुत शब्द है, मैं बहुत खुश थी, पर बहुत, बहुत तो है ही नहीं कोई शब्द। भ से बहुत सारे शब्द है, भाई। मैं अपने भाई के साथ मॉल में घूमने गई। तो भाई के साथ की जगह अगर आप भ को ब लिख देंगे तो ये बन जाएगा, मैं अपनी बाई के साथ मॉल में घूमने गया। मैंने भाई की कलाई पर राखी बांधी, मैंने बाई की कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, तो मतलब बाई, ठीक है, गुजरात में बाई का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ही रेस्पेक्टेड, जो फैमिलीज होते हैं उसमें वुमेन को, स्त्रियों को सम्मान पूर्वक बाई बुलाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन भाई और बाई में तो अंतर है ना, भाई ब्रदर है, बाई वुमेन है, तो अंतर है। पूरा का पूरा अर्थ यहाँ पर अनर्थ हो जाता है। तो भ और ब के अंतर को समझिए, बहुत, बहुत, भाई। अगर आप भारत को भारत कहें, ओके, तो समझिए इस अंतर को। सुबह, ये एक शब्द है, सुबह, सुबह मतलब होता है, वैसे ये यहाँ इस कैटेगरी में आना चाहिए था, सुबह, लेकिन आप लिखते हैं सुबह। मैं सुबह सुबह उठा, सुबह, तो ये गलत है। सुबह, एक तो ये शब्द यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ये ब वाला, ब वर्ण का शब्द है, लेकिन आप इसे पढ़ते हैं सुबह। तो समझिए अंतर को। सुबह, ये बिल्कुल ही गलत शब्द है, बोलचाल की भाषा है। सही शब्द है सुबह। तो हमने गुस्सा हो गया, पढ़ाई हो गया, भ और ब का हो गया। अब ये तुम्हारी, तुम्हारी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप लिखते हैं तुम्हारी, तुम्हारी क्यों आप लिखते हैं, क्योंकि तुम में पूरा म है। ठीक है, तुम में पूरा म है, इट्स ओके। बट सुनिए, समझिए, तुम्हारी, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको, तुम हार गई, तुम्हारी, मम्मा तुम्हारी, नहीं, तुम्हारी, योर्स, तुम्हारी।
अगला शब्द है ये हो गया साथ और साथ। तो और थ का अंतर, त और थ का अंतर, तो सात सात होता है और साथ साथ होता है। तो त और थ के अंतर वाले शब्दों का भी आप अभ्यास कीजिए। इसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पर सेम है, ये हाथ और हाथ, हाथ और हाथ। तो ये आप यहाँ पर अगर हाथ लिखते हैं और उसकी जगह अगर आप हाथ की जगह हाथ लिखते हैं तो ये तो चलिए, फिर भी सात और सात का तो अर्थ तो है, सात मतलब सेवन, सात मतलब टुगेदर, लेकिन हाथ का तो कोई अर्थ ही नहीं है। हाथ, हाथ। अब है झ और ज का अंतर। तो जैसे अगर मुझे लिखना है झरना, झरना क्या होता है? स्प्रिंग, वाटरफॉल को हम कहते हैं झरना, पर आप उसे लिखेंगे जरना। तो झ और झ, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन गलती जो आप करते हैं वो यहाँ लिखा है मैंने, मुझे और मुझे। सही शब्द है मुझे और आप लिखते हैं मुझे। तो झ ज, झ झ। समझिए अंतर को। और अगली जो वीडियोस होगा उसमें मैं और भी ऐसे शब्दों को आपके सामने मैं लेकर के आऊंगी, फिलहाल आप समझिए इसे। अब किया, किया मतलब काम किया, और किया कोई शब्द नहीं है, किया है, किया नहीं है। उसी प्रकार से दिया, दिया, ठीक है, दिया मतलब ये किया क्रिया है। दिया, दिया के दो अर्थ, एक दिया क्रिया है और एक दिया जो हम दीपक जलाते हैं वो दिया है। उसी तरह से दिन, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, दिन और दीन। दिन मतलब डे, जैसे आज सोमवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, तो ये दिन। और दीन मतलब क्या होता है? गरीब, निर्धन, ये है दीन, दीन। उसी तरह से पढ़ा और पढ़ा, ये जो यहाँ पर हमने किया ड़ और ढ़ का। अब यहाँ पर तीन शब्दों को देखिए, ये तीनों श्रुति सम में आते हैं, समान, सामान। जब मैं कहती हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, सुनने में एक जैसे पर जिनके अर्थ अलग अलग है। समान, सामान और सम्मान। इसी तरह से शब्द है कही, कई और कहीं। तो समान मतलब भारत में हम सब समान हैं, इक्वल हैं, इक्वल एक जैसे। सामान वस्तु, चीज, वस्तु, सामान मतलब थिंग्स। सम्मान का अर्थ होता है मान, इज्जत, रिस्पेक्ट। उसी तरह से कही, मैंने यह बात कही, आई टोल्ड, आई स्पोक, कई, मैंने। और कहीं, समवेयर, कहीं तो तुम्हें देखा है, मुझे याद नहीं आ रही है बात, पर तुम्हें कहीं तो मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। तो समवेयर, तो कहीं का अर्थ है समवेयर, कई मैंने, और कही टोल्ड, मैंने यह बात कही। उसी प्रकार से है समान और सम्मान हो गया। तो और तो आप लिखते हैं क्योंकि आप बोलते हैं तो मैं, तो मैंने तो यह काम किया, मैंने तो यह काम किया, बेवजह आप यहाँ पर ह जोड़ रहे हैं, ह की आवश्यकता नहीं है। तो में ह है ही नहीं, तो है ही नहीं। उसी तरह से शब्द है शोक और शौक। शोक मतलब होता है ग्रीफ, जब आप बहुत कोई सैड हो उसे हम कहते हैं शोक। और शौक मतलब होता है रुचि, दिलचस्पी, हॉबी। मेरा इसमें शौक है, यह मेरा शौक है, घुड़सवारी मेरा शौक है। लिख कर अभ्यास कीजिए, और लिख कर अभ्यास करेंगे तो अभी जो आपकी सेमेस्टर 2 की जो परीक्षा है उसमें आप जरूर कम गलतियां, मतलब ना के बराबर आप गलतियां आप करें, इसीलिए उद्देश्य से यह वीडियो मैंने बनाया है। तो चैनल आपको पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब सेमेस्टर 2 में या किसी भी परीक्षा में आप कैसे और अच्छे अंक ला सकते हैं, कैसे अपने अंकों को आप बचा सकते हैं। मैंने बचाना अपने अंकों को, मतलब अंक प्राप्त करने के लिए तो आप काम कर रहे हैं, पर अंकों को हम बचाएं कैसे? ऐसे क्या काम करें जिससे कि हम अपने अंकों को बचाएं? तो पहला है
कि आप अपने समय सीमा का ध्यान रखिए। समय सीमा सीमा मतलब क्या होता है? समय सीमा का अर्थ होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो जरूर ऐसा होगा कि पीछे के जो प्रश्न है वे आपके या तो छूट जाएंगे या अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए समय सीमा का बहुत ध्यान रखिए। दूसरा है छात्रों को, मतलब आप सबको रटने की बजाय आप रटिए मत उत्तरों को। उत्तरों को रटने की बजाय अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। और अभी भी समय है आपके पास, आप अपने शब्दों में, क्योंकि ज्यादा चैप्टर तो पढ़ने हैं नहीं आपको। बड़े घर की बेटी, भीड़ में कोई, मैं सेमेस्टर 2 की बात कर रही हूँ, सेमेस्टर 2 जो अप्रैल में होने वाला है 2022 की। बड़े घर की बेटी 2022। अब बच्चे कहेंगे मैम ये इतनी 2022 तो समझ में नहीं आई मुझे बात, तो 2022। बड़े घर की बेटी, भीड़ में खोया आदमी, दो कलाकार, भेड़े और भेड़िए, साहित्य सागर से। कई बच्चे इसे जानते हैं, हरी वाली किताब, ग्रीन बुक। और सूखी डाली, ब्लू वाली किताब, एकांकी संचय, सूखी डाली और दीपदान। मतलब कितना रिलेटेबल बात कही मैंने। आप पूरे साल आपको नहीं पता, किताब का नाम नहीं मालूम आपको, आप हरी किताब और ब्लू किताब के नाम से जानते हैं। तो सूखी डाली और दीपदान, ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो आप अच्छी तरह से पढ़िए। उसका चप्पा चप्पा आपको मालूम होना चाहिए। किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, किससे कहा, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, पूरे पाठ के शीर्षक से यह कैसे जुड़ता है, क्या यह उद्देश्य से जुड़ता है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो रटने की बजाय अपने शब्दों में उत्तर लिखना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रस्ताव में जो गाइडलाइन आपको दी जाने वाली है, उस गाइडलाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। उन गाइडलाइंस को फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए नए पृष्ठ से आरंभ कीजिए। ऑलवेज बिगिन योर द वेरी फर्स्ट आंसर ऑन अ न्यू पेज। क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और उसके बाद पेज में नीचे इतनी जगह बच गई है, और यहीं पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपने शुरू किया। अब जो एग्जामिनर होता है ना, उसके पास मार्क्स एंट्री के लिए उसको टैब दी जाती है, जिसमें इसने एंटर कर दिया 1 2 3 4 को, यहाँ तक एंटर किया और वो चला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये नीचे को उसने ध्यान नहीं दिया। सपोज कभी ऐसा हुआ तो ये तो गया आपके हाथों से। एक मान लीजिए 1 अंक का लिखा था आपने, तो आपके हाथों से गया फिर। ओके। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, हमेशा नए उत्तर को नए पेज पर लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर उसको नोटिस करे, उसको देखे और उसको समझ में आए। ऐसा मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि, लेकिन अंक हो जाते हैं अगर ऐसा होता है तो। और आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप नए पेज पर नए आंसर्स को लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, मतलब ये अगली जो बात है वो है, प्रस्ताव, कहानी और चित्र वर्णन के लिए अध्ययन जरूरी है। पढ़ाई कीजिए। आपके पास पल्लव है और सरस है, इसके अलावा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इतना ही पढ़िए प्रस्ताव में से। और उसके अलावा आप क्या कीजिए कि अखबार पढ़िए। अखबार में कौन सी नई बातें हैं, क्या वे नई बातें मेरे प्रस्ताव के लिए जरूरी हो सकती हैं, तो आप उन बातों को लिखिए। अभी जैसे चल रहा है कि रूस और यूक्रेन में के बीच में युद्ध होने वाला है, और आपका कोई चैप्टर है या आपसे कोई प्रस्ताव युद्ध पर पूछा गया है, कोई प्रस्ताव ऐसा है जो युद्ध पर पूछा जा रहा है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं युद्ध के बारे में। आप वहां पर बात कर सकते हैं। बात तब करेंगे जब आपको करंट जो इश्यूज हैं, जो करंट न्यूज है, उसके बारे में आपको जानकारी होगी, तो आप जरूर उन बातों को लिख सकते हैं। उसके बाद शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। बहुत ज्यादा शब्दों का भंडार होना चाहिए आपके पास। अधिकतम से अधिकतम हिंदी में आप पढ़िए, उसके ज्यादा से ज्यादा हिंदी में पढ़िए, और उन शब्दों को आप संग्रह कीजिए, उनका यथास्थान उनका उपयोग कीजिए। और कहीं बीच में ऐसा नहीं कि आप हर लाइन में, हर वाक्य में एक एक मुहावरा ठूस रहे हैं, जबरदस्ती लिख रहे हैं, वैसा जरूरी नहीं है। पर आप कहीं ना कहीं एक मुहावरा, एक लोकोक्ति का प्रयोग अपने प्रस्ताव में यथास्थान जरूर कीजिए, और एक उत्तम मतलब प्रस्ताव की आप रचना कीजिए। तो इन सुझावों को जरूर ध्यान में रखिए। अब एक अगले पेज पर हम चलते हैं, और क्या ध्यान रखने हैं। प्रश्न का एक भाग नहीं, बल्कि पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर के बारे में एक बार विचार अवश्य कीजिए। आप सोचिए कि आप जो उत्तर सोच रहे हैं वो प्रश्न से जुड़ा तो नहीं है, जुड़ा है कि नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रश्न वक्ता के बारे में पूछा जा रहा है और आप लिख रहे हैं श्रोता के बारे में। किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं सूझ रहा है तो ऐसे प्रश्न को अंत में हल कीजिए। मार्क करके रखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को नहीं किया, मुझे इसे अंत में करना है, पर कीजिए जरूर। किसी प्रश्न को 40 मार्क का जो आपका पेपर होने वाला है, ये 40 मार्क का आंसर आपकी ओर से जरूर लिखा जाना चाहिए। प्रश्न के साथ साथ प्रश्न के निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान पूर्वक पढ़िए। कभी कभी निर्देश होते हैं, निर्देश ऐसे होते हैं, मतलब जैसा जो आपने सोचा है उससे बहुत अलग निर्देश होते हैं। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन निर्देश कुछ और होता है। तो इसीलिए निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़िए। निर्देश पढ़ने, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने बहुत जरूरी है। साहित्य की तैयारी के लिए, लिटरेचर की तैयारी के लिए आपके पास इस समय मात्र 6 अध्याय हैं। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, बड़े घर की बेटी, भीड़ में खोए आदमी, दो कलाकार, भेड़े और भेड़िए, सूखी ढाली, दीपदान। तो इन 6 अध्यायों के लेखक का नाम, जन्म स्थान और जन्म और मृत्यु को भी ध्यान में रखें। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, दीपदान जैसे एक चैप्टर का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, दीपदान को, काफी बड़ा चैप्टर है, करीब 40 पृष्ठों का चैप्टर है। इसको बांट दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अपने वीडियोस में, इसके पहले के जो मेरे दीपदान के वीडियोस है, कि दीपदान को 8 भागों में बांट दीजिए। पन्ना सब में कॉमन कैरेक्टर है। तो पाठ की क्रमबद्धता, कंटिन्यूटी पर ध्यान दीजिए। एक माइंड मैप बनाओ और उस माइंड मैप में सोचो, अच्छा इसके बाद यह हुआ, सूखी डाली, सूखी डाली में पहले भाग में ये हुआ, इंदु और बेला के बीच में थोड़ी तनातनी हो गई, बहस हो गई, रजवा के कारण ऐसा हुआ, और परेश का मजाक बनाया, उसके बाद परेश कहाँ गया। तो इस तरह से उसको आप क्रमबद्धता पर ध्यान दीजिए। फिर जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बार बार अपने आप से कहिए कि किसने कहा, किससे कहा, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। अपने आप को रिमाइंड कीजिए। सभी पाठों को बहुत ध्यान से पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हैं तो पेंसिल लेकर बैठिए और मुख्य बातों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करते हुए पढ़िए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि दो अलग अलग पाठों के पात्रों के नाम एक समान है। जैसे आप सूखी डाली पढ़ने वाले हैं और बड़े घर की बेटी पढ़ने वाले हैं। सूखी डाली की जो मुख्य पात्र है वो है बेला, और बड़े घर की बेटी की जो मुख्य पात्र है वो है आनंदी। मेरा पिछले 10 से 12 वर्षों का अनुभव ये कहता है कि बच्चे इन पात्रों को यहाँ से वहां फ्लिप कर देते हैं। बेला की जगह आनंदी का नाम लिख देते हैं और आनंदी की जगह बेला का नाम लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर इस गलती से बचिए। ये गलती तब नहीं होगी जब आप लिखित अभ्यास करेंगे। तो बेला और आनंदी को आप एक दूसरे की जगह पर, ऐसे ही और भी अगर कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उनको ध्यान में रखिए और यहाँ से वहां मत कीजिए। तो सतर्क रहिए, सतर्कता के साथ उत्तर लिखिए। पुनरावर्तन बहुत जरूरी है। आपको लगता है आप बहुत मतलब मैंने देखा है बच्चों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको लगता है अरे मुझे तो सब मालूम है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन पढ़ने की जरूरत है। याद रखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़िए और बार बार चैप्टर्स को पढ़िए, और लिखित अभ्यास भी साथ साथ आप करते रहिए। लिखित अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। एक बार फिर से हम देखते हैं, आपका जो सेमेस्टर 2 है वो 40 अंकों के लिए पूछा जाने वाला है, और उन 40 अंकों में 12 अंक प्रस्ताव के हैं, 8 अंक पत्र लेखन के हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 4 चैप्टर साहित्य सागर से, बड़े घर की बेटी, भीड़ में खोए आदमी, दो कलाकार, भेड़े और भेड़िए, और 2 चैप्टर एकांकी से हैं, सूखी डाली और दीपदान। और सेक्शन बी भी 20 मार्क्स के लिए, 20 अंकों के लिए। तो ध्यान से पढ़िए और सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपने खान पान पर, अपने स्वास्थ्य पर खूब ध्यान दीजिए। योग कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। नमस्कार।